हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं बता दूं, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे हो गए। तो आपको पता होगा हमारा एसएफएम का रिवीजन सीरीज चल रहा है एंड उसमें हमने चैप्टर 1, 2 एंड 3 कर लिए हैं। एंड आज हम चैप्टर 6 करने वाले हैं, डैट इज सिक्योरिटाइजेशन, डायरेक्टली फ्रॉम आईसीआई स्टडी मटेरियल रेलिवेंट फॉर मे 2021 एग्जामिनेशन ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो सिक्योरिटाइजेशन में हम क्या क्या करने वाले हैं, ये इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, बेनिफिट्स, कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं सिक्योरिटाइजेशन में, मैकेनिज्म ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, प्रॉब्लम्स क्या है सिक्योरिटाइजेशन में, कौन कौन से इसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, प्राइसिंग एंड इंडिया में कैसे इवॉल्व हुआ एंड क्या वे फॉरवर्ड है। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि सिक्योरिटाइजेशन टर्म कॉइन कैसे हुआ। तो देखो, होता क्या है सिक्योरिटाइजेशन कि कंपनीज में बहुत सारे रिसीवेबल्स होते हैं और उसने बहुत बार लोन भी प्रोवाइड कर रखा होता है कंपनीज को। तो कंपनी को एक तो रिसीवेबल भी रिकवर करना है, दूसरा लोन भी रिकवर करना है जो उसने दे रखा है। तो वो कैसे रिकवर करेगा, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इनके पास बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है रिसीवेबल्स को कलेक्ट करने का एंड लोन जो उसने दे रखा है उसे कलेक्ट करने का। तो उसके लिए एक टर्म है सिक्योरिटाइजेशन। इसमें क्या होता है कि आप ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स को, जो कि इलिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स है, इलिक्विड क्या होता है, लिक्विड मतलब कि जो तुरंत रिसीव आप कर लो, तुरंत आप कैश में कन्वर्ट कर लो। लेकिन इलिक्विड क्या होता है, इलिक्विड मतलब कि आप कैश में कन्वर्ट ना कर पाओ, मतलब आप कैश में कन्वर्ट कर ही नहीं पा रहे हो उसको। तो इलिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स को आप क्या करते हो, आप उसको बंडलिंग करते हो, मतलब एक साथ एक ग्रुप में करते हो, एक उसका पूल बनाते हो। तो उससे आप बोलते हो सिक्योरिटाइजेशन, जो कि मार्केटेबल होता है। मतलब आप ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स को आप क्या करते हो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर देते हो, बंडल कर देते हो, एक साथ इकट्ठा कर देते हो। दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, तो this is securitization. The process of securitization typically involves creation of pool of assets from the illiquid financial assets such as receivables or loans which are marketable. ठीक है, मतलब क्या होता है सिक्योरिटाइजेशन, ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स को आपने क्या किया, पूल बना दिया, पूल ऑफ एसेट्स बना दिया फ्रॉम एन इलिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स सच एज रिसीवेबल्स और लोन्स विच आर मार्केटेबल, और जो कि मार्केटेबल बन गया। इन अदर वर्ड्स, it is the process of repackaging or rebundling of illiquid assets into marketable securities. क्या होता है ये, रीपैकेजिंग या रीबंडलिंग ऑफ इलिक्विड एसेट्स इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इलिक्विड एसेट्स को अपने मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, कौन कौन से फीचर्स होते हैं सिक्योरिटाइजेशन के। सबसे पहले क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करते हैं। एक सबसे पहले क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट होता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे रिसीवेबल्स हैं, आपने क्या किया, उनको आप कलेक्ट किया, एक साथ इकट्ठा किया, जो एक नेचर के हैं उसमें, और वो क्या बन गया, वो मतलब एक मार्केटेबल सिक्योरिटी बन गया जो कि एक फाइनेंशियल एसेट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हम लोग क्रिएट कर देते हैं। सेकेंड, बंडलिंग एंड अनबंडलिंग। बंडलिंग एंड अनबंडलिंग में क्या होता है कि बंडल करते हो आप, मतलब जो एक नेचर के जो भी होते हैं रिसीवेबल्स, आप उसे क्या करते हो, बंडल करते हो, एक साथ इकट्ठा करते हो। व्हेन ऑल द एसेट्स आर कंबाइंड इन वन पूल इट इज बंडलिंग, एंड व्हेन दीज आर ब्रोकन इनटू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिक्स्ड डिनोमिनेशन इट इज अनबंडलिंग। मतलब क्या होता है, इसमें बंडलिंग होता है, मतलब आप इकट्ठा करते हो, पूल बनाते हो, एंड अनबंडल भी करते हो, मतलब जो सेम नेचर का नहीं है उससे आप सेपरेट कर देते हो, अनबंडल कर देते हो। तो इट इन्वॉल्व्स बंडलिंग एंड अनबंडलिंग। तो सबसे पहले फीचर्स में हमने पढ़ा क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट होता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, बंडलिंग एंड अनबंडलिंग। उसके बाद ये एक बहुत अच्छा टूल है ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ये एक रिस्क मैनेजमेंट का बहुत अच्छा टूल है। अगर एसेट्स आर सिक्योरिटाइज्ड ऑन नॉन रिकोर्स बेसिस, देखो या तो रिकोर्स बेसिस पे होगा ट्रांसफर, मतलब सिक्योरिटाइजेशन जो होता है या तो रिकोर्स बेसिस पे होता है या नॉन रिकोर्स बेसिस पे होता है। रिकोर्स बेसिस मतलब कि अगर रिसीवेबल डिफॉल्ट कर दे, मतलब वो पैसा नहीं दे, तो लायबिलिटी वापस से मेरी आ जाएगी। मतलब मैं कंपनी हूँ, ठीक है, अगर मेरा जो रिसीवेबल है वो अगर डिफॉल्ट कर दे तो वापस से लायबिलिटी मेरी हो जाएगी। ठीक है, मुझे पे करना पड़ेगा। तो मतलब रिस्क शिफ्ट नहीं हुआ है अभी तक, तो उसे बोलते हैं रिकोर्स बेसिस। और नॉन रिकोर्स बेसिस क्या होता है कि हमने अपने रिस्क को ट्रांसफर कर दिया, दैट इज नोन एज नॉन रिकोर्स बेसिस। ठीक है, तो अगर एसेट्स सिक्योरिटाइज हो जाता है ऑन नॉन रिकोर्स बेसिस, देन सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस एक्ट्स एज रिस्क मैनेजमेंट एज द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इज शिफ्टेड। ठीक है, तो क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट होता है, फिर इसमें बंडलिंग एंड अनबंडलिंग करते हैं, एंड थर्ड एक बहुत अच्छा टूल है रिस्क मैनेजमेंट का। फोर्थ, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस का बहुत अच्छा टूल है ये, क्योंकि सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स
आर टेलर स्ट्रक्चर्ड, मतलब कि इन्वेस्टर के रिस्क रिटर्न को देखते हुए, मतलब रिस्क रिटर्न प्रोफाइल को देखते हुए, इन्वेस्टर के रिस्क रिटर्न प्रोफाइल को देखते हुए सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स को बनाया जाता है। तो जो भी सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो टेलर मेड होते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस का बहुत अच्छा जरिया है। तो फीचर्स में क्या क्या हो गया, क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, देन बंडलिंग एंड अनबंडलिंग, देन बहुत अच्छा ये टूल है ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि आप अपने रिस्क को शिफ्ट कर सकते हो। फोर्थ, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस का बहुत अच्छा टूल है। फिफ्थ, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंचिंग करते हैं। ट्रेंचिंग मतलब क्या होता है कि डिफरेंट रिसीवेबल्स या डिफरेंट लोन्स जो कि अलग टाइप्स के हैं उसे आप ट्रेंच करते हो, अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट करते हो। ट्रेंचेस मतलब होता है पार्ट्स, ठीक है। तो आप उसे आप क्या करते हो, बहुत सारे पार्ट्स में आप स्प्लिट कर देते हो, इसे बोलते हैं ट्रेंचिंग। पोर्टफोलियो ऑफ डिफरेंट रिसीवेबल्स or loan or asset are split into several parts based on risk and return they carry called tranche. Each tranche carries a different level of risk and return. तो हर रिसीवेबल, वैसे रिसीवेबल्स जिनका रिस्क एंड रिटर्न अलग अलग है, उसे आप अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हो, जिसे हम बोलते हैं ट्रेंचिंग। उसके बाद होता है 6th पॉइंट, होमोजेनिटी। होमोजेनिटी में क्या है कि आपने क्या किया, पार्ट्स में स्प्लिट तो कर दिया, जो हर एक पार्ट है, जो एक ट्रेंच है जो कि एक पार्ट है, हर पार्ट में होमोजीनियस टाइप के एसेट होंगे, मतलब सेम टाइप के एसेट होंगे। होमो मतलब सेम, जीनियस मतलब टाइप, तो सेम टाइप के एसेट्स होंगे, तो इसे बोलते हैं होमोजेनिटी। तो फीचर्स में हमने क्या क्या पढ़ा, क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बंडलिंग एंड अनबंडलिंग, टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस का बहुत अच्छा टूल है। देन ट्रेंचिंग इसमें होता है, ट्रेंचिंग मतलब स्प्लिट्स कर देते हैं, एंड ईच ट्रेंच में होमोजेनियस आइटम्स होते हैं, तो होमोजेनिटी, ठीक है। इसके बाद बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। तो सिक्योरिटाइजेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो फ्रॉम द एंगल ऑफ द ओरिजिनेटर के एंगल से अगर हम देखें तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो एक तो ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग हो जाता है, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग, ठीक है। ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग मतलब ये एक नॉन बैलेंस शीट आइटम है, मतलब बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट नहीं करता ये, क्योंकि आपके जो रिसीवेबल है वो तो बैलेंस शीट में ही दिख रहा होगा, तो आपके बैलेंस शीट को इफेक्ट नहीं करता है। प्लस आपने क्या किया, फाइनेंस भी कर लिया, मतलब आपको लोन नहीं लेना पड़ा, तो लोन नहीं लेना पड़ा तो ये आपके बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट भी नहीं कर रहा है। तो ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग मतलब वैसा फाइनेंस जो कि बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो आपको लोन नहीं लेना पड़ा तो क्या हो गया, आपका डेट इक्विटी रेशियो भी अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद आपका डेट इक्विटी रेशियो अच्छा रहेगा, तो इससे क्या होगा कि आपका बोरोइंग कॉस्ट भी रिड्यूस होगा। एंड चौथा फायदा ये है कि आप अपने मेन बिजनेस में ज़्यादा स्पेशलाइज कर पाओगे, क्योंकि आपको टेंशन ही नहीं है कि पैसा हमें कलेक्ट करना है। तो 4 फायदे हो गए इसके फ्रॉम द एंगल ऑफ ओरिजिनेटर। क्या क्या, एक तो ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग, सेकंड मोर स्पेशलाइजेशन इन मेन बिजनेस, थर्ड हेल्प्स टू इंप्रूव फाइनेंशियल रेशियोज, एंड फोर्थ रिड्यूस बोरिंग कॉस्ट। तो ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग से रिलेटेड बाकी दो है कि ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग होता है जिस वजह से फाइनेंसिंग आपको लोन नहीं लेना पड़ रहा है, तो आपको बोरिंग कॉस्ट रिड्यूस हो गया। एंड थर्ड, इस वजह से आपका फाइनेंशियल रेशियोज इंप्रूव हो गया। एंड फोर्थ, आप इस वजह से आप क्या कर पा रहे हो कि आप अपने मेन बिजनेस में ज़्यादा ध्यान दे पा रहे हो, तो मोर स्पेशलाइजेशन इन मेन बिजनेस, ठीक है। इसके बाद आता है फ्रॉम द एंगल ऑफ इन्वेस्टर के एंगल से क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो एक तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, कि आप रिस्क को डाइवर्सिफाई कर पा रहे हो, कि आप सेम टाइप के एसेट्स में सब कुछ नहीं लगा रहे हो, आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर रहे हो, कि आपने कुछ सिक्योरिटाइजेशन भी कर लिया, आपने कुछ वैसा आपने कुछ रिसीवेबल्स खरीद लिया, आपने वैसा कुछ रिसीवेबल्स में इन्वेस्ट कर दिया विच इज बैक्ड बाय सिक्योरिटीज, ठीक है। तो आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो गया, ठीक है। सेकंड, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, बहुत सारे केसेस में इन्वेस्टर को रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होता है कि आपको सिक्योरिटाइजेशन मतलब सिक्योरिटीज में कुछ पैसा लगाना ही है, ठीक है। सिक्योरिटीज में कुछ पैसा लगाना ही है या फिर पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आपको पैसा इन्वेस्ट करना ही है। तो जहां पे ऐसा होता है कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आपको इन्वेस्ट करना ही है, तो वहां पे आप अगर वहां पे इन्वेस्ट करते हो तो आपका रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी पूरा हो जाता है, तो रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। सेकंड, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। एंड थर्ड, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट, अगर रिकोर्स बेसिस पे है, जो सिक्योरिटाइजेशन है वो रिकोर्स बेसिस पे है, तो अगर डिफॉल्ट करता है तो आपके पास प्रोटेक्शन भी है, क्योंकि जो कंपनी है वो पैसा देगा, ठीक है।
जिसे बोलते हैं ओरिजिनेटर, तो ओरिजिनेटर पैसा देगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, फ्रॉम द एंगल ऑफ ओरिजिनेटर 4 बेनिफिट्स है इसके, और बैलेंस शीट फाइनेंसिंग, जिस वजह से आपको लोन नहीं लेना पड़ रहा है, तो रिड्यूस बोरिंग कॉस्ट। थर्ड, इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग फाइनेंशियल रेशियोज, क्योंकि आपका डेट इक्विटी रेशियो इंप्रूव हो रहा है, डेट इक्विटी रेशियो बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। एंड फोर्थ, मोर स्पेशलाइजेशन इन मेन बिजनेस। एंड 3 बेनिफिट्स है इसके फ्रॉम द एंगल ऑफ द इन्वेस्टर, क्या क्या, कि आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो रहा है। सेकेंड, आपके पास कभी कभी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होता है कि आप पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आप इन्वेस्ट करो, तो वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी पूरा हो रहा है। एंड थर्ड आप अगर रिकोर्स बेसिस पे है तो अगर रिकोर्स बेसिस पे है तो आपको प्रोटेक्शन भी मिल रहा है अगेंस्ट डिफॉल्ट, ठीक है। इसके बाद पार्टिसिपेंट्स इन सिक्योरिटाइजेशन, तो सिक्योरिटाइजेशन में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर कौन होता है, जो कंपनी है, मतलब जिसके बुक्स में एसेट खड़ा है, जिसके बुक्स में एसेट खड़ा है, दैट इज नोन एज ओरिजिनेटर, ठीक है। इट्स एन एंटिटी विच सेल्स द एसेट्स लाइंग इन इट्स बुक्स एंड रिसीव्स द फंड्स जनरेटेड थ्रू द सेल ऑफ सच एसेट्स, ठीक है। इट्स द एंटिटी विच सेल्स द एसेट्स लाइंग इन इट्स बुक्स एंड रिसीव्स द फंड्स जनरेटेड थ्रू द सेल ऑफ सच एसेट्स, मतलब जो कंपनी है, जो इनिशिएटर है, उसे बोलते हैं ओरिजिनेटर, ठीक है। सेकेंड है स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल स्पेशली क्रिएट होता है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूटिंग द डील, इस डील को एग्जीक्यूट करने के लिए स्पेशली स्पेशल पर्पस व्हीकल बनता है, ठीक है ना। तो एसपीवी इज क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूटिंग द डील। सिंस इशूअर ओरिजिनेटर ट्रांसफर्स all rights in assets to SPV, it holds the legal title of these assets. It is created especially for the purpose of securitization only and normally could be in any form, could be in form of a company, a firm, a society or a trust. तो देखो एसपीवी क्या होता है, स्पेशली एसपीवी क्या होता है, स्पेशली इस पर्पस के लिए ही बनता है, सिक्योरिटाइजेशन करने के लिए ही बनता है। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कंपनी के फॉर्म में, फर्म के फॉर्म में, सोसाइटी के फॉर्म में या फिर ट्रस्ट के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो कंपनी क्या करता है, सारा राइट्स है रिसीवेबल का, वो ट्रांसफर कर देता है टू एसपीवी, एंड एसपीवी के पास लीगल टाइटल होता है ऑफ ऑल दीज एसेट्स। सारे एसेट्स का लीगल टाइटल ट्रांसफर कर देता है कंपनी, किसको, मतलब ओरिजिनेटर किसको ट्रांसफर कर देता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल को, ठीक है। इसके बाद द इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जो कि इन्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटाइज्ड पेपर्स में। तो इन्वेस्टर्स आर द बायर्स ऑफ सिक्योरिटाइज्ड पेपर्स विच मे बी एन इंडिविजुअल institutional investors such as mutual funds, provident funds, insurance companies, mutual funds, financial institutions. Since they acquire participating in the total pool of assets or receivable, they receive their money back in the form of interest and principal as per the terms agreed. तो ये क्या करते हैं इन्वेस्टर्स, जो भी सिक्योरिटाइजेशन जो क्रिएट हुआ, जो भी सिक्योरिटीज जो भी क्रिएट हुआ, उन सिक्योरिटी पेपर्स में वो इन्वेस्ट करते हैं, तो उन्हें क्या मिलता है, सिक्योरिटी पेपर्स मिलता है वो, ठीक है। और बाद में जब पैसा आ जाता है तो उसके बदले उन्हें उस पर प्रिंसिपल एंड रिटर्न वापस मिलता है, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट वापस मिलता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। तो एसपीवी से वो खरीदते हैं सिक्योरिटाइज्ड पेपर्स, ठीक है। तो एसपीवी को वो पैसे देते हैं एंड एसपीवी उसके बदले में उन्हें क्या देती है, सिक्योरिटाइज्ड पेपर्स। अब जब पैसे आ जाते हैं उसके पास, एसपीवी के पास, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इन्वेस्टर को मिल जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से हमने पढ़े अभी तक पार्टिसिपेंट्स। तो देखो 2 तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक तो प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स, सेकंड इज सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स। प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स में कौन कौन से होते हैं, एक तो ओरिजिनेटर, सेकंड इज स्पेशल पर्पस व्हीकल एंड थर्ड इज द इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स में कौन कौन से हो गए, एक तो ओरिजिनेटर बेचेगा अपने एसेट्स को एसपीवी को, एंड एसपीवी सिक्योरिटाइज्ड पेपर्स बेचेगा किसे, इन्वेस्टर को, ठीक है। तो ओरिजिनेटर, एसपीवी एंड इन्वेस्टर, ये हो गए 3 प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स। इसके बाद होते हैं कुछ सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स। सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो हो गया ऑब्लाइगर मतलब जिसे पैसा पे करना है, मतलब जो भी हमारा रिसीवेबल है वो हो गया ऑब्लाइगर, मतलब हु ओज मनी टू द फर्म और द कंपनी, तो वो हो गया ऑब्लाइगर, ठीक है। They are the parties who owe money to the firm and are assets in the balance sheet of originator, ठीक है।
The amount due from the obliger is transferred to SPV and hence they form the basis of securitization process and the credit standing is of paramount importance to the whole process. तो कौन से होते हैं obliger? Who owes money to the firm. Obligers कौन होते हैं? Who owes money to the firm and are assets in the balance sheet of originator. ठीक है, मतलब जो receivables होते हैं उन्हें कहा जाता है obliger. सेकेंड इज रेटिंग एजेंसी. रेटिंग एजेंसी क्या करती है? जो भी ऑब्लाइगर्स होते हैं, मतलब जो भी एसेट है हमारा, उससे वो रेट करती है. जो भी रेटिंग एजेंसीज होते हैं वो क्या करते हैं? वो रेट करते हैं किसे? ऑब्लाइगर्स को. मतलब जो एसेट्स, जो बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स पड़ा होता है उसे वो रेट करते हैं कि कितने चांसेस हैं कि कैश आएगा, मतलब वापस आएगा. ठीक है, मतलब पैसे मिल जाएंगे, इसके कितने चांसेस हैं. तो वो क्या क्या एसेस करते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ द कैश फ्लो, कि क्या चांसेस है कैश फ्लो मिलने के. ठीक है. मैकेनिज्म टू इंश्योर टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल. ठीक है, तो क्या मैकेनिज्म है, पैसा रिसीव करने का मैकेनिज्म क्या है. ठीक है. देन क्रेडिट क्वालिटी ऑफ सिक्योरिटीज, उसका क्रेडिट क्वालिटी क्या है. फोर्थ इज लिक्विडिटी सपोर्ट एंड फिफ्थ इज स्ट्रेंथ ऑफ लीगल फ्रेमवर्क. उन पे क्या क्या, मतलब अगर वो पैसे नहीं देते हैं तो क्या क्या उन पे लॉ एप्लीकेबल है एंड क्या किस लॉ के हिसाब से हम पैसे रिकवर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सरफेसी के हिसाब से कर सकते हैं, आईबीसी के हिसाब से कर सकते हैं, किस हिसाब से हम लोग पैसा रिकवर कर सकते हैं. तो क्या क्या देखेगा? स्ट्रेंथ ऑफ द कैश फ्लो, मैकेनिज्म टू इंश्योर टाइमली पेमेंट, क्रेडिट क्वालिटी क्या है उन सिक्योरिटीज का, मतलब क्रेडिट क्वालिटी मतलब पैसा रिकवर करने के चांसेस कितने हैं, क्वालिटी क्या है. लिक्विडिटी सपोर्ट, लिक्विडिटी सपोर्ट मतलब क्या उनके पास कुछ वैसा कुछ एसेट है जिन्हें हम बेच के तुरंत पैसा हमें मिल जाए, तो कुछ सपोर्ट में है, कुछ लिक्विडिटी सपोर्ट. ठीक है. या फिर उनके पास कैश कितना है, जो भी ऑब्लाइगर उनके पास कैश कितना है. तो ये हो गया लिक्विडिटी सपोर्ट. ये चेक करेंगे. कौन चेक करेगा? रेटिंग एजेंसी. एंड स्ट्रेंथ ऑफ लीगल फ्रेमवर्क, कौन कौन से लॉज इन पे एप्लीकेबल है. ठीक है. इसके बाद रिसीविंग एंड पेइंग एजेंसी. रिसीविंग एंड पेइंग एजेंसी क्या करते हैं? ऑब्लाइगर से पैसा कलेक्ट करते हैं एंड एसपीवी को पास करते हैं. तो also called servicer or administrator, it collects the payment due from obliger and passes it to SPV. It also follow up with defaulting defaulter and if required initiate appropriate legal action against them. And follow-ups भी लेते हैं. Generally an originator or its affiliates acts as servicer. तो receiving and paying agency कौन होते हैं? जो कि पैसा रिसीव करते हैं ऑब्लाइगर से एंड पास ऑन करते हैं टू SPV. ये होते हैं रिसीविंग एंड पेइंग एजेंसी. तो अभी तक मैंने कौन कौन से बोले? सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स में एक तो ऑब्लाइगर, सेकंड रेटिंग एजेंसी, थर्ड रिसीविंग एंड पेइंग एजेंसी. इसके बाद एजेंट और ट्रस्टी. एजेंट और ट्रस्टी क्या करते हैं? ओवरसी करते हैं, मतलब देखते हैं कि सारा कि जितने भी पार्टीज हैं वो ट्रू स्पिरिट में एग्रीमेंट को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ठीक है. तो ट्रस्टीज आर अपॉइंटेड टू ओवरसी दैट ऑल पार्टीज टू द डील परफॉर्म इन ट्रू स्पिरिट ऑफ टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट. ठीक है. तो हमने कौन कौन से पढ़े सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स में? ऑब्लाइगर्स, रेटिंग एजेंसी, रिसीविंग एंड पेइंग एजेंसी एंड एजेंट और ट्रस्टीज. ठीक है. और प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स में हमने कौन कौन से पढ़े थे? ओरिजिनेटर, एसपीवी एंड इन्वेस्टर. ठीक है. इसके बाद सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स में और है क्रेडिट एनहेंसर. क्रेडिट एनहेंसर क्या करता है? क्रेडिट को एनहेंस करता है, मतलब कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है. ठीक है. It empowers marketability. Originator itself of a third party, say a bank, may provide this additional context called credit enhancer. Originator खुद भी क्रेडिट को एनहेंस कर सकता है, मतलब इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकता है, या फिर कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है. While originator provides his comfort in the form of over collateralization or cash collateral, the third party provides it in the form of letter of credit or surety bonds. तो या तो ऑरिजिनेटर खुद ही बन सकता है क्रेडिट एनहेंसर, या फिर कोई थर्ड पार्टी भी क्रेडिट एनहेंसर बन सकता है. और अगर ऑरिजिनेटर बनेगा क्रेडिट एनहेंसर तो क्या करेगा? वो कोलैटरलाइजेशन फॉर्म, मतलब कोलैटरल सिक्योरिटी देगा. ठीक है. एंड थर्ड पार्टी अगर करेगा तो वो कुछ लेटर ऑफ क्रेडिट या बॉन्ड्स के फॉर्म में कोलैटरल प्रोवाइड करेगा, मतलब श्योरिटी प्रोवाइड करेगा. ठीक है. मतलब ये इंश्योरेंस है, इसे बोलते हैं क्रेडिट एनहेंसमेंट. इसके बाद होता है स्ट्रक्चरर. स्ट्रक्चरर क्या करता है? सारे पार्टिसिपेंट्स को एक साथ लाता है. ठीक है. इट ब्रिंग्स टुगेदर द ओरिजिनेटर, इन्वेस्टर्स, क्रेडिट एनहेंसर्स एंड अदर पार्टीज टू द डील ऑफ सिक्योरिटाइजेशन.
ठीक है। नॉर्मली दीज आर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑल्सो कॉल्ड अरेंजर ऑफ द डील, जो अरेंज करता है, ठीक है, उसे कहते हैं स्ट्रक्चरर। तो कौन कौन से हमने पढ़े सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स में? ऑब्लाइगर, रेटिंग एजेंसी, रिसीविंग एंड पेइंग एजेंसी, एजेंट, इसके बाद क्रेडिट एनहेंसर एंड स्ट्रक्चरर। तो देखो पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से कितने तरह का होगा? दो तरीके के, एक तो प्राइमरी पार्टिसिपेंट, दूसरा सेकेंडरी पार्टिसिपेंट। प्राइमरी पार्टिसिपेंट में हमने पढ़ा ओरिजिनेटर, एसपीवी एंड इन्वेस्टर। सेकेंडरी पार्टिसिपेंट में हमने पढ़ा कौन कौन सा? सबसे पहले तो ऑब्लाइगर, ऑब्लाइगर जिन्हें पे कर, जिसे जो पे करता है, ठीक है। सेकेंड इज रेटिंग एजेंसी, पहला हो गया ऑब्लाइगर, सेकेंड इज रेटिंग एजेंसी, थर्ड इज रिसीविंग एंड पेइंग एजेंसी, जो रिसीव करके पे करता है, ठीक है। उसके बाद एजेंट, एजेंट क्या करता है? एजेंट क्या करता है? वो देखता है कि सभी पार्टीज ट्रू स्पिरिट में एग्रीमेंट को मतलब वो कर रहे हैं कि नहीं, एग्रीमेंट को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं ट्रू स्पिरिट में, ठीक है। तो वो हो गया एजेंट और ट्रस्टीज। उसके बाद क्रेडिट एनहेंसर एंड स्ट्रक्चरर। तो क्रेडिट एनहेंसर क्या करता है? क्रेडिट को एनहेंस करता है, मतलब इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, कोलेटरल प्रोवाइड करता है, कोलेटरल सिक्योरिटी। एंड फिर सिक्स्थ इज स्ट्रक्चरर। स्ट्रक्चरर क्या करता है? सभी पार्टीज को एक साथ लाता है, उसे बोलते हैं हम अरेंजर टू द डील। तो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा उसे एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ये चार्ट मैंने बनाया है। तो सबसे पहले व्हाट इज सिक्योरिटाइजेशन? तो मीनिंग, प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एसेट्स फ्रॉम द इलिक्विड एसेट्स सच एज रिसीवेबल्स और लोन्स व्हिच आर मार्केटेबल। तो क्या होता है सिक्योरिटाइजेशन? एक पूल ऑफ एसेट्स क्रिएट करना फ्रॉम इलिक्विड एसेट्स, ठीक है, व्हिच आर मार्केटेबल। इट इज द प्रोसेस ऑफ रीपैकेजिंग या रीबंडलिंग ऑफ इलिक्विड एसेट्स इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज में रीपैकेजिंग या रीबंडल कर देना इलिक्विड एसेट्स को रीपैकेज या रीबंडल कर देना इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज। फिर हमने क्या पढ़ा? फीचर्स में हमने देखा कि सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट होता है, फिर बंडलिंग एंड अनबंडलिंग इन्वॉल्व है, देन ये बहुत अच्छा टूल है ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, फिर ये स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस का बहुत अच्छा एक टूल है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? ट्रेंचिंग करते हैं, मतलब पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं एंड हर पार्ट में होमोजेनिटी होता है, ठीक है, मतलब सेम टाइप के एलिमेंट्स, सेम टाइप के एसेट्स, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़े पार्टिसिपेंट्स, प्राइमरी पार्टिसिपेंट एंड सेकेंडरी पार्टिसिपेंट। प्राइमरी पार्टिसिपेंट में हमने पढ़ा ओरिजिनेटर, एसपीवी एंड इन्वेस्टर। एंड सेकेंडरी पार्टिसिपेंट में हमने पढ़ा ऑब्लाइगर, रेटिंग एजेंसी, रिसीविंग एंड पेइंग एजेंसी, एजेंट और ट्रस्टी, फिर क्रेडिट एनहेंसर एंड स्ट्रक्चरर। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। तो मैकेनिज्म में मतलब पहले अभी हमने देखा था फीचर्स, ठीक है, इसमें हमने देखा था फीचर्स, ये सब इन्वॉल्व है। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म, मतलब पूरा प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एसेट्स। एक पूल ऑफ एसेट्स क्रिएट होता है, ठीक है। फीचर्स में हमने देखा था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट हो रहा है, सबसे फर्स्ट स्टेप में क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। मैकेनिज्म में हम देख रहे हैं ये स्टेप वाइज है। फीचर्स में आप बता रहे थे उसमें क्या क्या होता है, ठीक है, सिक्योरिटाइजेशन में। ये मैकेनिज्म है, मतलब स्टेप वाइज आप कैसे कैसे क्या क्या फॉलो करते हो, ठीक है, क्या क्या मैकेनिज्म है, क्या क्या इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले तो क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एसेट्स। सबसे पहले पूल ऑफ एसेट्स क्रिएट होता है। जब एक बार पूल ऑफ एसेट्स क्रिएट हो गया तो आप क्या कर देते हो? ट्रांसफर टू एसपीवी, आप एसपीवी को ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है। इसके बाद एसपीवी क्या करता है? सिक्योरिटाइज्ड पेपर्स को सेल कर देता है, किसे? इन्वेस्टर को। तो सबसे पहले क्या हुआ? एक पूल ऑफ एसेट्स क्रिएट हुआ। अब हमने क्या किया? इसे एसपीवी को ट्रांसफर कर दिया एंड एसपीवी ने क्या किया? उसके बदले में इन्वेस्टर को सेल कर दिया। अब जो इन्वेस्टर को सेल किया, ये जो एसेट है, जो भी एसेट है, इसकी जिम्मेदारी किसके पास है? एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? तो एडमिनिस्ट्रेशन ओरिजिनेटर ही करेगा, ठीक है। मतलब ओरिजिनेटर ही क्या करता है? प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट को कलेक्ट करता है। वैसे तो रिसीविंग एंड पेइंग एजेंसी कलेक्ट करके वो करना है, कलेक्ट करके पास ऑन करना है टू द एसपीवी। लेकिन जो भी रिसीवेबल है वो किसे देगा? तो वो तो ओरिजिनेटर को ही देगा। अगर मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि आप रिसीविंग एंड पेइंग एजेंसी को दो, तो फिर तो वो रिसीविंग एंड पेइंग एजेंसी को देगा, अदरवाइज तो वो मुझे ही देगा। लेकिन वो चाहे जिसे भी दे, उसका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो तो मैं ही करूँगा, मतलब एसेट्स को देखना कि पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब कुछ। अगर नॉन रिकोर्स बेसिस पे है, मतलब अगर रिकोर्स बेसिस पे है तो, अगर नॉन रिकोर्स बेसिस पे है फिर तो जैसे मैंने एसेट दिया, जैसे मैंने एसेट को सेल किया,
एसपीवी को ट्रांसफर किया जैसे ही मैंने एसेट को, तो रिस्क सारा रिस्क है खत्म, मेरा सारा रिस्क खत्म हो जाएगा, ठीक है, अगर नॉन रिकोर्स बेसिस पे है तो। लेकिन अगर रिकोर्स बेसिस पे है तो रिस्क मेरे पास आ सकता है, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन मैं ही करूंगा, मतलब ऑरिजिनेटर करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, पूल ऑफ एसेट्स क्रिएट हुआ। अब ट्रांसफर टू एसपीवी, एसपीवी ने क्या किया, इन्वेस्टर को दिया, अब मतलब इन्वेस्टर को सिक्योरिटाइज पेपर्स सेल किए। अब फिर इस एसेट का एडमिनिस्ट्रेशन मैं करूंगा, और मतलब ऑरिजिनेटर करेगा, ठीक है। उसके बाद रिकोर्स टू ऑरिजिनेटर, कि अगर डिफॉल्ट अगर कभी होता है तो किसके पास जाएगा सब कोई, तो किसके पास, एसपीवी किसके पास आएगा, एसपीवी आएगा ऑरिजिनेटर के पास में, अगर रिकोर्स बेसिस पे अगर सिक्योरिटाइजेशन हो रहा है तो, ठीक है। उसके बाद क्या, रीपेमेंट ऑफ फंड्स, तो जो भी रिसीविंग एंड पेइंग एजेंसी है उसने क्या किया, रिसीव किया फंड्स को एंड पे किया किसे किया, एसपीवी को। अब एसपीवी क्या करेगा, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इन्वेस्टर को पे करेगा, ठीक है। तो एसपीवी विल रीपे द फंड्स इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल दैट अराइजेस फ्रॉम द एसेट्स पूल्ड, ठीक है। इसके बाद क्रेडिट रेटिंग टू इंस्ट्रूमेंट्स, एंड जो ये इंस्ट्रूमेंट है इसका क्रेडिट रेटिंग होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट का क्या होना चाहिए, क्रेडिट रेटिंग। तो देखो मैकेनिज्म में हमने क्या क्या देखा, क्रेडिट रेटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग से ही तो पता चलेगा कि पैसा पे होने वाला है या नहीं होने वाला। तो सबसे पहले तो क्रेडिट रेटिंग ही होगा, पूल ऑफ एसेट्स क्रिएट होने से पहले ही हो जाएगा ये क्रेडिट रेटिंग, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले एक पूल ऑफ एसेट्स क्रिएट होता है, पूल बनता है, फिर एसपीवी को हम ट्रांसफर करते हैं, एसपीवी सिक्योरिटाइज पेपर्स को का सेल करती है, किसे, सेल ऑफ सिक्योरिटाइज पेपर्स टू इन्वेस्टर। अब इस एसेट को हम क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, कौन करेगा एडमिनिस्ट्रेशन, ऑरिजिनेटर करेगा। और इसके बाद अगर रिकोर्स बेसिस पे है तो रिकोर्स टू ऑरिजिनेटर, मतलब ऑरिजिनेटर पे आएगा सारा लाइबिलिटी अगर वो रीपे नहीं कर पाता है तो, ठीक है। एंड उसके बाद एसपीवी क्या करेगा उसे कलेक्ट करके रीपे करेगा इन्वेस्टर को, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। एंड फाइनली हमने देखा क्रेडिट रेटिंग टू इंस्ट्रूमेंट्स का क्रेडिट रेटिंग होना चाहिए। तो इसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर है सिक्योरिटाइजेशन का। तो देखो इसमें क्या होता है, ये हो गया ओरिजिनेटर, दिस इज ओरिजिनेटर, ठीक है। ओरिजिनेटर क्या करता है, सेल और असाइनमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, अपने रिसीवेबल्स को बेच देता है किसी एसपीवी को। अब एसपीवी विच इज मैनेज बाय अ ट्रस्टी, वो क्या करती है कि जो पे थ्रू सर्टिफिकेट है वो इशू करती है किसे, इन्वेस्टर को, पीटीसी या फिर पीटीएस, ठीक है। वो मैं बताऊंगा क्या होता है पीटीसी एंड पीटीएस। तो पीटीसी या पीटीएस इशू करती है किसे, इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर इसके बदले में क्या देता है, कंसिडरेशन, कुछ भी पैसे देता है टू एसपीवी। अब इसके बाद क्या होता है कि एक कलेक्शन एंड पे आउट अकाउंट बनता है, ठीक है। एक क्रेडिट एनहांसर भी होता है एंड एक रिसीविंग एंड पेइंग एजेंसी भी है, ठीक है। तो ये है ओरिजिनेटर। अब ओरिजिनेटर क्या करेगा, बोरोअर को बोलेगा, अगर रिकोर्स बेसिस पे है तो ओरिजिनेटर क्या करेगा, ये बोरोअर को बोलेगा कि आप रीपे कर दो डायरेक्ट सर्विसर को। सर्विसर कौन है, रिसीविंग एंड पेइंग एजेंसी, ठीक है। तो बोरोअर रीपे करेगा किसे, सर्विसर को। अब सर्विसर इसे कहाँ पे डालेगा, कलेक्शन एंड पे आउट अकाउंट में, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक क्रेडिट एनहांसर होगा जो कि क्रेडिट एनहांसमेंट करेगा, ठीक है। और सर्विसर क्या करेगा, एक कलेक्शन एंड पे आउट अकाउंट खोलेगा और सारे पैसे जो कि उसने कलेक्ट किए हैं फ्रॉम द बोरोअर वो कलेक्शन एंड पे आउट अकाउंट में डाल देगा। अब कलेक्शन एंड पे आउट अकाउंट से मंथली पे आउट होगा टू द इन्वेस्टर, मतलब इन्वेस्टर को जाएगा। मतलब क्या हो सकता है, देखो, या तो एसपीवी को ये पास ऑन करें एंड एसपीवी इन्वेस्टर को पे कर दे, या फिर डायरेक्टली ही क्या करेंगे, इन्वेस्टर को पे करेंगे मंथली पे आउट, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। फिर हमने ये भी देख लिया बेनिफिट्स क्या क्या हैं फ्रॉम द एंगल ऑफ ओरिजिनेटर एंड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स एंगल। ओरिजिनेटर के एंगल से क्या क्या बेनिफिट्स हैं कि ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग होता है, फिर इसके बाद हेल्प्स टू इंप्रूव फाइनेंशियल रेशियोज, रिड्यूस बोरिंग कॉस्ट एंड मोर स्पेशलाइजेशन मेन बिजनेस। एंड इन्वेस्टर के एंगल से क्या बेनिफिट्स है
कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है, फिर उसके बाद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी पूरा हो जाता है, एंड अगर रिकोर्स बेसिस पे है तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट भी होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे प्रॉब्लम्स क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो पहला प्रॉब्लम है स्टैम्प ड्यूटी, कि सिक्योरिटाइजेशन पे हैवी स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है। मतलब बहुत सारे स्टेट्स में इंडिया में अभी भी 12% स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है ऑन सिक्योरिटाइजेशन, विच इज हैवी, वेरी हैवी स्टैम्प ड्यूटी। तो इस वजह से आप क्या कर रहे हो, सिक्योरिटाइजेशन को आप सिक्योरिटाइजेशन से दूर जा रहे हो। आपको सिक्योरिटाइजेशन को प्रमोट करना चाहिए। तो प्रमोट आप कैसे करोगे, आप उसका रेट कम करोगे, स्टैम्प ड्यूटी का रेट। तो आप स्टैम्प ड्यूटी का रेट इतना हाई है, 12% का रेट है सिक्योरिटाइजेशन पे, स्टैम्प ड्यूटी 12% का लग जाता है स्टैम्प ड्यूटी इस बहुत सारे स्टेट्स में। इस वजह से ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, इसलिए इस वजह से प्रमोट नहीं हो पा रहा है सिक्योरिटाइजेशन। सेकेंड, टैक्सेशन इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि बहुत लोगों का मानना है कि एसपीवी को पे करना चाहिए टैक्स इस पे, बहुत लोगों का मानना है कि इन्वेस्टर को पे करना चाहिए। तो किसे पे करें, मतलब कौन पे करे, इसके बारे में टैक्स में कुछ भी स्पेसिफिकली लिखा नहीं है। तो देखो, सम आर ऑफ द ओपिनियन दैट एसपीवी एज अ ट्रस्टी इज लायबल टू बी टैक्स्ड इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, देन अदर्स आर ऑफ द व्यू दैट instead of SPV, investors will be taxed on their share of income. Clarity is also required on the issues of capital gain implications on passing payments to the investors. तो एक तो कौन इनकम, मतलब जो इनकम है इन्वेस्टर्स का, जो इनकम है उस पर टैक्स कौन पे करे, एसपीवी पे करे या फिर इन्वेस्टर्स पे करे। पहला तो ये, इस बारे में कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। एंड सेकंड, कैपिटल गेन इंप्लीकेशंस क्या होगा इन्वेस्टर पे, इस रिगार्डिंग भी कोई भी क्लैरिटी नहीं है। तो हमने देखा स्टैम्प ड्यूटी, दूसरा टैक्सेशन, स्टैम्प ड्यूटी हाई है, टैक्सेशन में क्लैरिटी नहीं है। थर्ड, अकाउंटिंग में भी कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। मतलब हम ये भी बोलते हैं कि ये तो एक नॉन रिकोर्स, हम क्या बोलते हैं कि ये ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग है, एंड बोलते हैं कि ऑफ बैलेंस शीट इंस्ट्रूमेंट है ये। बट हो क्या रहा है कि रिसीवेबल्स ट्रांसफर तो हो ही रहा है, एसपीवी को रिसीवेबल्स ट्रांसफर हो रहा है, एंड उसके बदले हमें क्या मिल जा रहा है, कैश। तो ये ऑफ बैलेंस शीट कैसे हो सकता है। तो सही क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए अकाउंटिंग में, इस रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन चाहिए। इस रिगार्डिंग कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो स्टैम्प ड्यूटी हाई है, टैक्सेशन में किसे टैक्स पे करना चाहिए, एसपीवी या इन्वेस्टर को, इस रिगार्डिंग कोई भी क्लैरिटी नहीं है। अकाउंटिंग कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग है, बट एट द सेम टाइम रिसीवेबल्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ऑफ बैलेंस शीट कैसे हो सकता है। फोर्थ, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। जितने भी ओरिजिनेटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सभी ओन फॉर्मेट रख रहे हैं फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो भी ओरिजिनेटर है, एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से कर रहे हैं, मतलब सारे ओरिजिनेटर्स अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, एंड डॉक्यूमेंटेशन अपने फॉर्मेट के हिसाब से कर रहे हैं। तो कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है सिक्योरिटाइजेशन में। इसके बाद इनएडिक्वेट डेट मार्केट। इंडिया में अभी भी वेल डेवलप्ड डेट मार्केट नहीं है, इसलिए सिक्योरिटाइजेशन अभी भी बहुत ही कम है इंडिया में। ठीक है, विच हाइंडर्स द ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी मार्केट ऑफ सिक्योरिटाइज्ड और एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज। एंड सिक्स्थ, इनइफेक्टिव फोरक्लोजर लॉज मतलब कि सिक्योरिटाइजेशन के रिगार्डिंग कोई भी इफेक्टिव कोई लॉ नहीं है। फोरक्लोजर लॉ मतलब वैसा कोई लॉ जो कि उस पर्टिकुलर चीज को गाइड करता हो। ठीक है, मतलब गाइडेंस लॉज। तो कोई भी फोरक्लोजर लॉज नहीं है, मतलब कोई इफेक्टिव फोरक्लोजर लॉज नहीं है सिक्योरिटाइजेशन के रिगार्डिंग। तो ये सारे इनके प्रॉब्लम्स हो गए। कौन कौन से प्रॉब्लम्स, एक तो स्टैम्प ड्यूटी हाई है, सेकंड टैक्सेशन के रिगार्डिंग क्लैरिटी चाहिए, थर्ड अकाउंटिंग के रिगार्डिंग भी क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग है बट रिसीवेबल्स तो ट्रांसफर हो ही रहा है, तो ऑफ बैलेंस शीट कैसे हो सकता है। फोर्थ, इनइफेक्टिव फोरक्लोजर लॉज। फिफ्थ, इंडिया में डेट मार्केट अभी भी इनएडिक्वेट है। एंड सिक्स्थ, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, कि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं। तो मैंने क्या क्या बोला, देखो, एक तो अकाउंटिंग प्रॉब्लम है, दूसरा टैक्सेशन प्रॉब्लम है, थर्ड इनइफेक्टिव फोरक्लोजर लॉज, फोर्थ स्टैम्प ड्यूटी हाई है, फिफ्थ इनएडिक्वेट डेट मार्केट, एंड सिक्स्थ लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स, तो कौन कौन से सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं।
कौन कौन से सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स है? तो देखो, एक तो होता है पास थ्रू सर्टिफिकेट्स, दूसरा है पे थ्रू सिक्योरिटी, एंड थर्ड इज स्ट्रिप्ड सिक्योरिटीज। तो पहले मैं समझा दूं पास थ्रू सर्टिफिकेट क्या होता है, पे थ्रू सिक्योरिटी क्या है, एंड स्ट्रिप्ड सिक्योरिटी क्या है। सबसे पहले पास थ्रू सर्टिफिकेट्स। तो देखो, तो पास थ्रू सर्टिफिकेट में क्या होता है, क्या पूरा सब कुछ पास ऑन कर देते हो। तो आप क्या करते हो, सब कुछ पास ऑन कर देते हो, ठीक है। ये होता है पास थ्रू सर्टिफिकेट्स। पास थ्रू सर्टिफिकेट में क्या होता है कि आप सब कुछ पास ऑन कर देते हो। As the title suggests, originator transfers the entire receipt of cash in the form of interest or principal repayment from the asset sold. तो जो भी आपने एसेट को बेचा है, तो ऑरिजिनेटर क्या करता है, जितने भी कैश अमाउंट होते हैं, जितने भी कैश वो रिसीव करता है, सब कुछ पास ऑन कर देता है रिगार्डिंग द एसेट सोल्ड, ठीक है। सब कुछ पास ऑन कर देता है। These securities represent direct claim of the investors on all the assets that have been securitized through SPV. तो जितना भी कैश वो रिसीव करता है ऑरिजिनेटर, सारा कैश वो ट्रांसफर कर देता है सीधा इन्वेस्टर को। तो दिस इज नोन एज पास थ्रू सर्टिफिकेट, मतलब सब कुछ पास ऑन कर देता है, मतलब प्री पेमेंट है तो भी पास ऑन कर देता है, ठीक है, ऑल द कैश फ्लोज। So since all the cash flows are transferred, the investors carry proportional beneficial interest in the assets held in the trust by SPV. तो investors carry proportional beneficial interest, सारे कैश फ्लोज पे उसका इन्वेस्टर का प्रोपोर्शनल बेनिफिशियल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। It should be noted that since it is a direct route, any repayment of principal is also proportionately distributed. कोई भी रीपेमेंट है तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है among the securities holders. तो ये है पास थ्रू मतलब जो भी कैश मेरे पास आएगा मैं उसे पास ऑन कर दूंगा, ठीक है। कोई भी रीपेमेंट प्री पेमेंट आएगा तो उसे मैं पास ऑन कर दूंगा among the security holders. Further, due to these characteristics, on completion of securitization by the final payment of assets, all the securities are terminated simultaneously. तो जैसे ही फाइनल पेमेंट होता है एसेट्स का, सिक्योरिटीज आर टर्मिनेटेड साइमल्टेनियसली। जैसे जैसे पेमेंट मैं पास ऑन करते जाऊंगा, एसेट्स वैसे वैसे टर्मिनेट होते जाएगा, ठीक है। Skewness of cash flows occurs in early stage of principals if principals are repaid before the scheduled time. तो स्क्यूनेस ऑफ कैश फ्लोज मतलब कैश फ्लो दिखेगा स्टार्टिंग में आपको कि बहुत ऊपर है एंड बाद में फिर नीचे। मतलब अगर एक बार में कैश प्रिंसिपल पूरा पे हो गया तो स्क्यूनेस ऑफ कैश फ्लो आपको दिखेगा। स्क्यूनेस मतलब एक ट्रफ सा बन एक पीक सा बन जाएगा, ठीक है, फिर बाद में ट्रफ बनेगा। सेकेंड इज पे थ्रू सिक्योरिटी। पे थ्रू सिक्योरिटी में क्या करते हो कि जैसे जैसे परफॉर्मेंस मतलब जैसे जैसे आप पैसा रिसीव करते हो वैसे वैसे आप पास ऑन कर देते हो, लेकिन तभी पास ऑन करते हो जब ड्यू डेट उसका आता है तब, ठीक है। इसमें क्या है पीटीएस में कि जब उसका ड्यू डेट आता है, मतलब प्री पेमेंट आएगा तो आप पास ऑन नहीं करोगे, जैसे जैसे उसका ड्यू डेट आएगा आप वैसे वैसे पास ऑन कर दोगे, ठीक है। तो पे थ्रू सिक्योरिटी में क्या होता है, as mentioned earlier, since in PTCs all cash flows are passed to the performance of the securitized assets, to overcome this limitation and limitation to single mature, there is another structure known as PTS, that is pay through security. In contrast to PTS, in PTS, SPV debt securities are backed by the assets and hence it can restructure different tranches from varying maturities of receivables. इसमें रिसीवेबल्स का वैरिंग मैच्योरिटी होता है, मतलब अलग अलग रिसीवेबल्स का अलग अलग मैच्योरिटी पीरियड। तो आप मैच्योरिटी डेट से पहले आप पास ऑन नहीं कर देते हो सिक्योरिटी को। इन अदर वर्ड्स, दिस स्ट्रक्चर परमिट्स डीसिंक्रोनाइजेशन ऑफ सर्विसिंग ऑफ सिक्योरिटीज इशूड फ्रॉम कैश फ्लो जनरेटिंग फ्रॉम द एसेट्स। मतलब जो भी कैश फ्लो आ रहा है आपके पास उससे आप डीसिंक्रोनाइज कर देते हो। डीसिंक्रोनाइज मतलब कि सेम टाइम पे, मतलब जैसे कैश आता है सेम टाइम पे वो कैश ट्रांसफर नहीं हो जाता है। जब आएगा कैश फिर एसेट्स सर्विस होगा, मतलब एसेट्स का ड्यू डेट आएगा तभी हम कैश को ट्रांसफर करेंगे, मतलब प्री पेमेंट अगर होगा तो ट्रांसफर नहीं करेंगे। फर्दर दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो परमिट्स द एसपीवी टू री इन्वेस्ट सरप्लस फंड्स फॉर शॉर्ट टर्म एज पर देयर रिक्वायरमेंट। फर्दर दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो परमिट्स द एसपीवी टू री इन्वेस्ट सरप्लस फंड्स। सरप्लस फंड्स को आप री इन्वेस्ट कर सकते हो,
ऑल्सो परमिट्स द एसपीवी टू री इन्वेस्ट सरप्लस फंड्स। अगर एसपीवी के पास कुछ सरप्लस फंड्स है तो उसे वो री इन्वेस्ट भी कर सकता है शॉर्ट टर्म में, पीटीएस में, ठीक है, मतलब पे थ्रू सिक्योरिटी में। सिंस इन पास थ्रू ऑल कैश फ्लो इमीडिएटली, मतलब ऑल कैश फ्लोज आर पास्ड ऑन इमीडिएटली इन पीटीएस इन केस ऑफ अर्ली रिटायरमेंट ऑफ रिसीवेबल्स प्लस कैश कैन बी यूज फॉर शॉर्ट टर्म यील्ड। पीटीसी में क्या होता है कि आप तुरंत कैश फ्लो आया तो आप इमीडिएटली ट्रांसफर कर देते हो, बट पीटीएस में ऐसा नहीं है। पीटीएस में ऐसा नहीं है। आप अगर पैसा आ गया तो आप उससे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कुछ आप उससे पैसा कमा सकते हो, एंड बाद में जब उसका जब उसका मैच्योरिटी पीरियड आएगा तब आप उसे पास ऑन करना, ठीक है, ये होता है पीटीएस। अब नेक्स्ट इज स्ट्रिप्ड सिक्योरिटीज। स्ट्रिप्ड सिक्योरिटीज क्या होता है? स्ट्रिप्ड सिक्योरिटीज में क्या होता है? स्ट्रिप मतलब तोड़ देना, स्ट्रिप मतलब उसे दो पार्ट में कर देना। मतलब जो भी कैश फ्लोज हैं, उन कैश फ्लोज में दो पार्ट होता है, एक तो इंटरेस्ट, दूसरा प्रिंसिपल। स्ट्रिप्ड सिक्योरिटीज में क्या होता है? आप उसे इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटी एंड प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटी में आप उसे वो कर देते हो, स्प्लिट कर देते हो, मतलब दो पार्ट में आप उसे कर देते हो। तो कुछ वैसे इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास सिर्फ इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटी होता है, एंड कुछ वैसे इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास सिर्फ प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटी होता है, ठीक है। तो stripped securities are created by dividing the cash flows associated with underlying securities into two or more securities. Those two securities are of as follows: interest only and principal only. तो stripped securities क्या होता है? आप cash flows को divide कर देते हो दो parts में, एक तो interest only security, दूसरा principal only security में। As each investor receives a combination of principal and interest, it can be stripped into two portion of interest and principal, ठीक है, interest and principal दो portion में आप उसे बांट देते हो। Accordingly, the holder of interest-only security receives only interest, while principal-only security holder receives only principal. Being highly volatile in nature, these securities are less preferred by investors. तो interest-only securities वाले जो investors होते हैं उन्हें सिर्फ interest मिलता है, and principal-only securities वाले investor को सिर्फ principal मिलता है, और ये बहुत ही volatile होता है, इसलिए बहुत कम investors इसमें invest करते हैं। In case yield to maturity in market rises, principal only price tends to fall as borrower prefers to postpone the prepayment on cheaper loans. तो देखो होता क्या है कि yield to maturity मतलब YTM, जो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जब भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका इंक्रीज करता है, मतलब yield to maturity अगर आपका इंक्रीज कर जाता है तो प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटी का प्राइस कम हो जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है कि आप देखो, आप प्रेजेंट वैल्यू कभी भी निकालो तो कभी भी अगर YTM या फिर KE अगर कभी भी ज़्यादा होता है तो आपका वैल्यू कम आता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा है ना। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसका वैल्यू कम आएगा। तो यही कह रहा है कि अगर YTM अगर ज़्यादा है तो प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटी का प्राइस कम आएगा, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर YTM कम है तो प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटी का प्राइस ज़्यादा आएगा, एंड YTM कम है तो इंटरेस्ट ओनली का प्राइस कम आएगा, एंड YTM ज़्यादा है तो इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटीज का प्राइस ज़्यादा आएगा, ठीक है। Whereas if interest rate in market falls, the borrower tends to repay the loans as they prefer to borrow fresh at lower rates of interest, ठीक है। In contrast, value of interest only securities increases when interest rate goes up in the market as more interest is calculated on borrowings, ठीक है। मतलब YTM अगर इंक्रीज होगा तो प्रिंसिपल ओनली का प्राइस कम होगा, अगर YTM डिक्रीज होगा तो प्रिंसिपल ओनली का प्राइस डिक्रीज होगा, एंड अगर YTM इंक्रीज होगा तो इंटरेस्ट ओनली का प्राइस इंक्रीज होगा, एंड YTM डिक्रीज होगा तो इंटरेस्ट ओनली का प्राइस डिक्रीज होगा, ठीक है। However, when interest rate due to prepayments of principals falls, interest only tends to fall, ठीक है। Thus, from the above, it is clear that it is mainly perception of investors that determines the prices of interest only and principal only securities. तो सिक्योरिटीज में हमने तीन तरह के सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े। एक तो पास थ्रू, जिसमें सारा कैश पास ऑन हो जाता है, प्रीपेमेंट्स कुछ भी मिलेगा वो भी पास ऑन हो जाएगा। तो डायरेक्ट इन्वेस्टर के पास प्रोपोर्शनल राइट होता है कैश का, ठीक है। सेकेंड हमने पढ़ा पे थ्रू सर्टिफिकेट्स, पे थ्रू सिक्योरिटीज। पे थ्रू सिक्योरिटी में हमने क्या पढ़ा कि जब मैच्योरिटी आएगा तभी हम उसे पास ऑन करेंगे, प्रीपेमेंट को पास ऑन नहीं करेंगे। प्रीपेमेंट अगर आता है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट करके कुछ और कमा सकते हैं उससे। एंड थर्ड हमने पढ़ा स्ट्रिप्ड सिक्योरिटीज, जिसमें हमने देखा इंटरेस्ट ओनली एंड प्रिंसिपल ओनली को हम लोग वो कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, स्ट्रिप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट्स। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट्स, प्राइसिंग में हम देखेंगे प्राइसिंग दो लोगों के एंगल से देखेंगे, एक तो ओरिजिनेटर के एंगल से, दूसरा इन्वेस्टर के एंगल से।
तो ऑरिजिनेटर कैसे प्राइसिंग करता है, तो द इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी प्राइस्ड एट अ रेट at which the originator has to incur an outflow, and if that outflow can be amortized over a period of time by investing the outflow raised through securitization. तो ओरिजिनेटर के एंगल से हम कैसे देखते हैं, मतलब प्राइसिंग कैसे करते हैं, तो जितना ओरिजिनेटर को आउटफ्लो इनकर करना है, ओरिजिनेटर को जितना भी आउटफ्लो इनकर करना है, तो ओरिजिनेटर को जितना भी आउटफ्लो इनकर करना है उतना ही प्राइस हो जाएगा। एंड उस आउटफ्लो को अगर हम अमोर्टाइज कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय इन्वेस्टिंग द अमाउंट रेज थ्रू सिक्योरिटाइजेशन, तो वो प्राइस हो जाएगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ऑरिजिनेटर के एंगल से कैसे प्राइसिंग होता है कि ऑरिजिनेटर को जिस रेट पे आउटफ्लो इनकर करना है, ठीक है, तो वही प्राइस हो जाएगा। मतलब जितना आउटफ्लो इनकर करना है वही प्राइस हो जाएगा सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स का। एंड अगर उस आउटफ्लो को हम अमोर्टाइज कर सकते हैं over a period of time by investing the amounts raised through securitization, तो वो भी उसमें ऐड कर दो, ठीक है, वो हो जाएगा। और ओरिजिनेटर के एंगल से सिक्योरिटाइजेशन मतलब कि जितना भी उसे आउटफ्लो इनकर करना है, एंड प्लस साथ में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा तो वो भी, ठीक है। एंड इन्वेस्टर के एंगल से कैसे होगा, इन्वेस्टर के एंगल से जो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो है उसको आप YTM के रेट से आप उसे डिस्काउंट कर दो। मतलब जो भी कैश फ्लोज है, तो आपका बेस्ट एस्टिमेट ऑफ कैश फ्लोज है, उसको आप YTM के रेट से अगर आप डिस्काउंट कर दोगे, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, तो वही हो जाएगा इन्वेस्टर के एंगल से कैश फ्लो, मतलब प्राइस ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट। तो फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स एंगल, सिक्योरिटी प्राइस कैन बी डिटरमिन्ड बाय डिस्काउंटिंग बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज यूजिंग रेट ऑफ YTM ऑफ ए सिक्योरिटी ऑफ अ कंपेरेबल सिक्योरिटी विद रिस्पेक्ट टू क्रेडिट क्वालिटी एंड एवरेज लाइफ ऑफ द सिक्योरिटीज। तो सेम टाइप का, मतलब सेम क्रेडिट क्वालिटी एंड सेम एवरेज लाइफ का जो भी सिक्योरिटी है, ठीक है, कंपेरेबल सिक्योरिटी, जैसे आप कप मेथड में यूज करते हो, कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड में जैसे आप यूज करते हो, क्या करते हो आप कि सेम टाइप का, मतलब जो कंपेरेबल इंस्ट्रूमेंट है आप उसे ले लेते हो, मतलब कंपेरेबल ट्रांजैक्शन को आप उठाते हो, वैसे ही यहाँ करना है। अब क्या करो, कंपेरेबल सिक्योरिटी को उठा लो विद रिस्पेक्ट टू क्रेडिट क्वालिटी एंड एवरेज लाइफ। अगर कुछ फंक्शनल डिफरेंस है, कोई फंक्शनल डिफरेंस है, तो उसको आप एडजस्ट कर दो। जैसे some adjustments is needed on account of spread points because of credit quality of the securitized instruments, मतलब क्रेडिट क्वालिटी में कुछ अगर डिफरेंस है, स्प्रेड पॉइंट्स में कुछ डिफरेंस है, तो आप क्या करो, आप उसे एडजस्ट कर दो। एंड जो भी कंपेरेबल सिक्योरिटी है उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज ले लो एट YTM, ठीक है, जो भी यील्ड टू मैच्योरिटी है उस कंपेरेबल सिक्योरिटी का वो उठा लो, तो वही हो जाएगा आपका इन्वेस्टर के एंगल से प्राइस। ऑरिजिनेटर के एंगल से होगा जितना उसे आउटफ्लो इनकर करना है, एंड इन्वेस्टर के एंगल से होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। उसके बाद सिक्योरिटाइजेशन इन इंडिया, तो इसमें कुछ भी नहीं है कि सबसे पहले सिटी बैंक ने इसे स्टार्ट किया था और ऑटो लोन्स के लिए यूज हुआ था ये, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंडिंग है फॉर माइक्रो फाइनेंस कंपनीज एंड NBFCs। एंड सिक्योरिटाइजेशन इंडिया में डोमिनेट करता है कौन, by a few players, ICICI Bank, HDFC and NBC, NHB etc. NHB मतलब नेशनल हाउसिंग बैंक, ये सारे मतलब ये सब कुछ है सिक्योरिटाइजेशन इन इंडिया में। एंड SEBI has allowed foreign portfolio investors to invest in securitized debt of unlisted companies up to a certain limit। तो अब इन्होंने SEBI ने क्या किया है, इन्वेस्टर बेस को फर्दर एनहेंस करने के लिए SEBI ने FPIs को भी इन्वेस्ट करना अलाउ कर दिया है। तो इसे फटाफट क्विक रिवीजन करेंगे, बुलेट रिवीजन सिक्योरिटाइजेशन का, पूरे चैप्टर का मीनिंग में हमने देखा एक पूल ऑफ एसेट्स हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम इलिक्विड एसेट्स। उसके बाद फीचर्स में हमने देखा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट करते हैं, बंडलिंग एंड अनबंडलिंग इट इन्वॉल्व्स, ठीक है। फिर एक बहुत अच्छा टूल है रिस्क मैनेजमेंट का, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस का बहुत अच्छा टूल है, ट्रेंचिंग इसमें होता है, एंड ईच ट्रेंच में होमोजीनियस आइटम्स होते हैं। फिर पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी पार्टिसिपेंट एंड सेकेंडरी पार्टिसिपेंट। प्राइमरी पार्टिसिपेंट में ओरिजिनेटर, SPV एंड इन्वेस्टर। सेकेंडरी पार्टिसिपेंट में ऑब्लाइगर, रेटिंग एजेंसी, रिसीविंग एंड पेइंग एजेंसी, एजेंट, क्रेडिट एनहेंसर एंड स्ट्रक्चरर, ठीक है। उसके बाद मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या करते हैं, पूल ऑफ एसेट्स क्रिएट करते हैं, उससे फिर ट्रांसफर कर देते हैं टू SPV। SPV क्या करता है, सेल करता है सिक्योरिटाइज्ड पेपर्स को इन्वेस्टर को। उसके बाद एसेट्स का एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है, ओरिजिनेटर, ठीक है। फिर रिकोर्स टू ओरिजिनेटर, अगर रिकोर्स बेसिस पे है तो अगर वो डिफॉल्ट करेगा रिसीवेबल मेरा,
तो रिस्क किस पे आएगा, ओरिजिनेटर पे। फिर रीपेमेंट ऑफ फंड्स, जो भी एसपीवी फंड्स को रिसीव करेगा वो रीपे करेगा इन्वेस्टर को अलॉन्ग विद प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों ही, ठीक है। एंड रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग टू इंस्ट्रूमेंट्स, एंड इंस्ट्रूमेंट्स का क्रेडिट रेटिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद प्रॉब्लम्स क्या क्या है, स्टैम्प ड्यूटी, हाई स्टैम्प ड्यूटी। सेकंड इज टैक्सेशन, टैक्सेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि किसी टैक्स पे करना है एसपीवी को या फिर इन्वेस्टर को, ये बड़ा प्रॉब्लम है। थर्ड इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग भी प्रॉब्लम है क्योंकि ये ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग है बट रिसीवेबल्स तो ट्रांसफर हो ही रहा है। इसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। इनएफेक्टिव फोरक्लोजर लॉज है, मतलब कोई लॉ नहीं है इसके रिगार्डिंग, ठीक है, मतलब कैसे कैसे करना है लॉ में, फोरक्लोजर लॉज मतलब गाइडलाइंस। एंड इनएडिक्वेट डेट मार्केट, इंडिया में डेट मार्केट इनएडिक्वेट है। बेनिफिट्स क्या, ओरिजिनेटर के एंगल से बेनिफिट्स है कि ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग होता है, बोरोइंग्स रिड्यूस होता है, रेशियोज इंप्रूव होता है, एंड मेन बिजनेस पे हम ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। एंड इन्वेस्टर के एंगल से है कि डाइवर्सिफिकेशन होता है एसेट्स का, फिर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पूरा होता है, एंड मेरे पास सेफ्टी भी है, सिक्योरिटी है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट है, ठीक है। इसके बाद प्राइसिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ऑरिजिनेटर के एंगल से अगर देखें तो जिस रेट से उसको ऑरिजिनेटर को आउटफ्लो इनकर करना है वो रेट हो जाएगा, वो प्राइस हो जाएगा ऑरिजिनेटर के एंगल से प्राइस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। एंड इन्वेस्टर के एंगल से अगर देखें तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एट वाईटीएम ऑफ द कंपेरेबल पार्टी, अगर हम देखते हैं तो वो हो जाएगा वाईटीएम ऑफ द कंपेरेबल सिक्योरिटी, नॉट पार्टी, वाईटीएम ऑफ द कंपेरेबल सिक्योरिटी, तो वो हो जाएगा इन्वेस्टर के एंगल से प्राइस। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज में 3 तरह के सिक्योरिटीज होते हैं, एक तो पे थ्रू सिक्योरिटीज, सेकेंड हमने देखा पास थ्रू सर्टिफिकेट। पास थ्रू में क्या होता है, जो भी कैश फ्लो आता है उसे हम पास ऑन कर देते हैं इन्वेस्टर को, चाहे प्री पेमेंट आए तो भी। एंड पे थ्रू सिक्योरिटीज में हमने क्या देखा कि प्री पेमेंट को हम पास ऑन नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब प्री पेमेंट को हम पास ऑन नहीं करते हैं, जैसे जैसे वो मैच्योरिटी पीरियड आता है, मतलब जैसे जैसे मैच्योरिटी पीरियड आता है तभी हम उसे पास ऑन करते हैं, ठीक है, कैश को। एंड थर्ड हमने देखा स्ट्रिप्ड सिक्योरिटीज। स्ट्रिप्ड सिक्योरिटीज में हमने देखा प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटीज एंड इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटीज, कि हम उसे स्प्लिट कर देते हैं, जो इन्वेस्टर ऑफ प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटी है उन्हें से प्रिंसिपल मिलेगा, एंड जो इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटी का जो इन्वेस्टर है उससे सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन भी जो लास्ट में क्वेश्चन है टेस्ट नॉलेज में, उसे भी हम देख लेते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन पीटीसी एंड पीटीएस, ठीक है, तो इसमें यही हमें लिखना है। इसमें पीटीसी एंड पीटीएस में इन बातों को बस लिखना है कि पास ऑन कर सकते हैं, एंड जो भी आता है उसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं फर्दर। तो सेम क्वेश्चन नवंबर 2020 अटेम्प्ट में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था, डिफरेंशिएट बिटवीन पीटीसी एंड पीटीएस, एंड व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स फेस्ड इन सिक्योरिटाइजेशन स्पेशली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो वही स्टैम्प ड्यूटी, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, यही आपको लिखना है। इनइफेक्टिव फोरक्लोजर लॉज, फिर इनएडिक्वेट डेट मार्केट इन इंडिया, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, यही आपको लिखना है। तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर एक एक वर्ड, एक एक लाइन के साथ खत्म होता है। अब